नमस्ते, आदाब। आज हम लाइव हैं। मेरा नाम शशांक है। मैं यूथ अलायंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से, और मेरे साथ मेरी मम्मी हैं जिनका नाम अनीता है। क्या आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं? आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, सो दैट हमें पता चले। सलोनी हैज़ जॉइंड। हेलो सलोनी। Waiting for some of our friends to join. Saloni, can you hear us well? Hello Ayushi. Ayushi has joined. Uma has also joined. Saloni says yes, she can hear us. The study of uncertainty has joined. Nice name. Ishu Agarwal has joined. Hello Ishu. Vignesh has also joined. Hi Vignesh. Nikita, hello Nikita. Renu has also joined. Hi Renu. तो मैं और मेरी मम्मी यहाँ पर हैं इस समय। नॉर्थ ऑफ इंडिया में एक शहर है रुद्रपुर, उसमें एक गांव तो नहीं है ये आसपास, मतलब पर लीगली अभी भी गांव है जिसका नाम है भूरा रानी। मोहब्बत, एक भूरा था और एक रानी थी, उनकी मोहब्बत के ऊपर इसका नाम रखा गया है। 1947 के बाद ही बसा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक या विषय है, दो हैं, और दोनों ही अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और दोनों के बारे में ही हमने जो हमारा वीकली रेकमेंड सेक्शन होता है उसमें शेयर किया था। जो आर्टिकल है उसका नाम है स्पॉन्जिंग योर लव्ड वंस इन द परस्यूट ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड एंड सेविंग द वर्ल्ड, एंड जिसके ऑथर हैं क्लॉड एल्वारिस। और जो वीडियो है उसका नाम है सेक्रेड इकोनॉमिक्स, जो उसी नाम की किताब जिनको चार्ल्स आइसेनस्टीन ने लिखा है उसके ऊपर बेस्ड है। तो दोनों ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो आर्टिकल है वो थोड़ा पर्सनल है, और जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी मतलब एक सिस्टेमिक लार्जर रियलिटी के बारे में है। हेलो विराज, हेलो DD5, हेलो, हाई, आई एम एन आर्टिस्ट, आई ऑल्सो थिंक आई एम एन आर्टिस्ट। रिधिमा हैज़ ऑल्सो जॉइंड। हेलो रिधिमा। सो यस, तो विल टॉक अबाउट दैट। आई विल शेयर कुछ जो मेरे थोड़े नज़रिए हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, और मैं फिर शायद कुछ सवाल पूछूंगा अपनी मॉम से जिनका नाम अनीता है फिर से, और एकदम स्पॉन्टेनियस होने वाला है। तो मम्मी को मैंने हॉट सीट पे डाल दिया है, तो देखते हैं कि कैसे होगा। कहानी वाला दोस्त, हेलो, वेलकम। तो बताइए, शुरू करें क्या? कमेंट्स में अगर आप कहना चाहें कुछ। Pierre Jeans Red India has also joined, whose DP is in a chair. Shubham Singh has joined. Hello Shubham. Yes, my mother is an economist because she studies home economics, and she has managed the home for the last maybe 50 years. और इसलिए भी मैं कहूँगा कि मेरी मम्मी इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है उसका रूट वर्ड है ओइकोस, जो लैटिन का शब्द है, जिसका मतलब होता है होम। तो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ होम। और एक और इसी से जुड़ा हुआ शब्द है इकोलॉजी, जिसका भी रूट वर्ड सेम है, ओइकोस, जिसका मतलब होम होता है, और इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ होम। तो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं होम को, और इकोनॉमिक्स में हम मैनेज करते हैं। तो मेरी मम्मी पिछले 55 साल से दोनों चीज़ें ही कर रही हैं, तो मैं कंसिडर करता हूँ इन्हें इकोनॉमिस्ट। एंड देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स मदर्स हैव टू शेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। निकिता आपको हाय बोल रही हैं। सो मैं अब ये ईयरफोन्स भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल अपनी मम्मी से ही पूछूंगा और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मम्मी, आप मुझे ये बताइए कि हम भूरा रानी, ये हमारा घर है, यहाँ पे हम बड़े हुए, हम सारे बच्चे, हमारे मतलब आसपास रिश्तेदार, और हम सभी, मैं दिल्ली पढ़ने चला गया, पारुल दीदी रुड़की पढ़ने चली गई, और साक्षी भी दिल्ली पढ़ने चली गई, और फिर हम लगभग 10 साल से मैं वहीं रह रहा था,
बहन बॉम्बे में रह रही थी, नोएडा में रह रही थी। और ये हमारे घर की कहानी नहीं है, ये हमारे मासी के घर की भी कहानी है, जिसमें बैंगलोर गए उनके बच्चे, या हमारे बुआ और बहुत लोगों की यही कहानी है। तो आपको ये कैसा देख के लगता है कि आप लोग ने पूरा जीवन मेहनत की, हमारे दादा दादी ने मेहनत की, ये घर बनाया, इसको मैनेज किया, इसमें सारी सुख सुविधाएं बनाई, पर बच्चे जब बड़े हो गए, 18 साल या 17 साल से ऊपर के हो गए, यहाँ रहे ही नहीं बिल्कुल। तो आपको ये देखते हुए कैसा लगता है, अगर इस पर कुछ आपके विचार हों? बस सेटिस्फेक्शन है हमें कि बच्चे जिस राह पे गए हैं सही गए हैं, है ना। बच्चे अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं। और आपको ये कैसा लगता है कि जैसे जब आपके बच्चे, आपके आसपास के लोगों के बच्चे पूरा लोन लेके पूरा अपना घर, जो पापा ने या चाचा ने किया, अपना घर बनाया, अब वो सेम प्रोसेस वो लोग रिपीट कर रहे हैं, तो ये देख के आपको कुछ इस पे कुछ विचार हो? तो नहीं, लोन लेके नहीं लेना चाहिए, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, है ना। है तो लो, नहीं तो अपना जहाँ पे दादा का घर है वहीं पे रहो, है ना। ओके, थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसाइट मम्मी ने शेयर किया कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। पर नोएडा में जितने सारे घर खरीदे गए हैं ज़्यादातर लोन पे खरीदे जाते हैं, तो सबके लिए एक इंटरेस्टिंग मैसेज है। थैंक यू मॉम। तो पहला मैं शुरू करता हूँ। स्पॉन्जिंग जो हमारा आर्टिकल था, वो क्लॉड एल्वारिस ने लिखा, हमसे उन्होंने हमारा सबसे पहले हमसे उन्होंने मनीष जैन ने शेयर किया। और उसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि 1950s की अगर हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और सर्टेन पॉलिसीज सर्टेन राह पे निकला था, तो एक प्रॉमिस किया गया था। उस समय बहुत सारे प्रॉमिसेस थे, पर उनमें से एक प्रॉमिस था जिसे बोलते हैं प्रॉमिस ऑफ द मिडिल क्लास, जिसका आइडिया ये था कि हमारे देश में एक सुपर एलीट था जो कि ब्यूरोक्रेसी, प्रिंसली स्टेट या किंग और क्वीन, दीवान जो हमारे देश के इंडिपेंडेंस से पहले थे उनके बच्चे थे, या जो अंग्रेज़ों के साथ नौकरी में चले गए उनके बच्चे थे। वो एक सुपर एलीट हिस्सा था। और फिर एकदम जिसे कहते हैं पुअर तबका था, सो कॉल्ड पुअर, वो था या नहीं वो वो उसको थोड़ा सा बाद में खोलेंगे। वो सो कॉल्ड था। तो नेहरू और उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने कहा कि IITs बनाए, इसरो बनाया, IIMs बनाए 60s में, और उसका विचार ये था कि बच्चे पढ़ेंगे और फिर मिडिल क्लास तैयार होगा। तो जो सुपर एलीट है, जो एकदम टॉप पे हैं, और जो पूरे इतने सारे हमारे करोड़ों की जनसंख्या है जिन्हें हम गरीब कह सकते हैं, उसके बीच में एक मिडिल क्लास तैयार होगा, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी, और फिर जिससे सबके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी। बट अगर आप 80s का नैरेटिव सुनेंगे और या अर्ली 90s का नैरेटिव सुनेंगे, तो एक शब्द इस्तेमाल होता है उसमें जिसको कहते हैं बिट्रेयल ऑफ द मिडिल क्लास। कि मिडिल क्लास ने पहले एक वैगनार खरीदी, एक मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीदी, पर वो इनफ नहीं था उनके लिए। उनको फिर अगली गाड़ी खरीदनी थी, और फिर उनको तीसरी गाड़ी खरीदनी थी, या और बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीदनी थी, या कोई और होंडा जैज़ खरीदनी थी। तो ये गाड़ी का एग्जांपल है, बट आप सोचिए घर बनाना था तो अगला बड़ा घर बनाना था। तो जो प्रॉमिस था वो ये था कि जिस तरह बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, अपने जो माँ बाप हैं, अपने जो आसपास के रिश्तेदार हैं, उनको साथ लेके साथ में प्रोग्रेस होगी। ऐसा नहीं हुआ। जो बच्चे पढ़ते गए वो जैसे मेट्रो सिटीज़ में चले गए, जो मेट्रो सिटीज़ में पढ़े वो हमारे देश से बाहर चले गए, और उस तरीके से ग्रोथ होती रही। तो जो हम अब देखते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है, तो वो सामने आया। तो क्लॉड इस आर्टिकल में कहते हैं कि बहुत सारा धन, बहुत सारी पैसा जो है वो लॉक्ड है, स्पेशली मिडिल क्लास सर्कल्स में, जो कि अवेलेबल है पर लॉक्ड है। लॉक्ड कैसे है? क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो ब्रेक डाउन होती जा रही है, और कॉन्स्टेंटली इन द रेस टू बिकम इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली वो जो दो मतलब द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड जैसे कहते हैं, वो लुभावने सपनों की तरफ जाते हैं और अपनी रूट्स को छोड़ते जाते हैं। तो जो पैसा, धन, प्रॉपर्टी है, उसको मीनिंग भी नहीं मिल पाता, और वो लॉक्ड पड़ा रहता है कहने के लिए। जैसे और बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई गांव में ज़मीन है, जिनका कोई घर है गांव में जहां 30 सालों से कोई नहीं रह रहा है, या जो किराए पे दिया गया है, और हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। तो स्पॉन्जिंग ऑफ कहता है कि आप अपनी कंडीशनिंग और इनिबिशन को तोड़ते हुए जो सारे रिसोर्सेज लॉक्ड हैं उनको एक्सेस कीजिए, उनको अच्छे काम में, सेवा के काम में, या अपने ही खुशी के लिए लगाइए, ताकि आप जो ये पूरा अर्निंग का चक्कर है, जो पैसा कमाने का चक्कर है, इससे थोड़े लिबरेट हो पाए। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाइए या पैसा नहीं ज़रूरत है, पर पैसा की जो सही जगह है, वो जो कि मीडियम है हमारी नीड्स को मीट करने के लिए, वो एक्सेस किया जा सकता है उस जो ऑलरेडी लॉक्ड अप है मिडिल क्लास सर्कल्स में।
तो वो उसके बारे में बहुत अच्छे से खोलता है उसको। और मैं एक चीज़ और इस पे ऐड करूँगा कि क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बेस्ड है, जो कि सारा ध्यान हमारा ले जाती है इस चीज़ पे कि क्या चीज़ आपके पास नहीं है। ओह अच्छा, आपके पास नोकिया का 2700 मॉडल है, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, यू गॉट टू गेट सोनी एक्सपीरिया फ़ोन। अच्छा, आपके पास सोनी एक्सपीरिया फ़ोन है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा फ़ोन नहीं है, आपको आईफोन लेना चाहिए। अरे अच्छा, आप हेड एंड शोल्डर्स हेयर फॉल शैम्पू लगाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, इसका सिर्फ ये नहीं काम करेगा, आपको मॉइस्चर ये क्या बोलते हैं सीरम भी लेना पड़ेगा, या आपको कंडीशनर भी लेना पड़ेगा, एंड सो गोज़ ऑन द लिस्ट। कॉन्टीन्यूसली ध्यान हमारा ले जाया जाता है जो नीड्स हमारी अनफुलफिल्ड है, प्लेइंग ऑन आर इनसिक्योरिटी। और ये बहुत ही, ये कोई अनकॉन्शियस डिज़ाइन है, दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस डिज़ाइन। और अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जिसका नाम है सेंचुरी ऑफ द सेल्फ, वो बताता है कि पिछले 100 सालों में किस तरह साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए हैं एडवर्टाइजिंग में टू प्ले ऑन आर इनसिक्योरिटी। और कभी भी इकोनॉमी में ये बात नहीं होती है कि जो हमारी नीड्स, मैंने जो पैसा कमाया, जो मेहनत करी, उससे जो मेरी नीड्स पूरी हो गई हैं उस पर ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए संतुष्टि की तो कभी बात ही नहीं होती है, जो अपूर्ण इच्छाएं हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। खैर, मम्मी आपको क्या लगता है कि कितना पैसा इनफ है हम, मतलब हम बच्चों के लिए, इस जनरेशन में हम बच्चों के लिए, कि हम पूरा जीवन संतुष्टि के साथ गुजार सकें? आपको इस पे क्या विचार है? सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, भले ही हमारे पास कम है, अगर हमारे अंदर संतोष है तो हम कम में भी बहुत खुश रह सकते हैं। और अगर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी भी चीज़ का, जैसे अभी बताया कि फलाने के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, तो हम कभी भी मतलब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी ना। अगर सेटिस्फेक्शन है तो जो हमारे पास है, छोटा फ़ोन भी वही काम करेगा, बड़ा फ़ोन भी वही काम करेगा, छोटी गाड़ी भी वहीं तक ले जाएगी, बड़ी गाड़ी भी वहीं तक ले जाएगी ना। तो मेन है सेटिस्फेक्शन। पैसा कम और ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम अंदर से कितना संतोष। तो ये सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करता है, कैसे आता है संतुष्टि? क्या मेरे पास, जैसे अभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने गाड़ी खरीद ली, तो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तब हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता ना। लेकिन अपने ऊपर जो भी मेरे पास है अच्छा है ना। जो भी घड़ी पहनती हूँ, या मैं जो भी मोबाइल यूज़ करती हूँ, या मैं जिस भी गाड़ी पे जाती हूँ, या मेरा घर चाहे छोटा है जब चाहे बड़ा है, जो भी है अच्छा है। जो भी मुझे भगवान की ओर से मिला है, मतलब जितनी मेरी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही जो मैं ले रही हूँ, सेटिस्फाइड हूँ उसमें, तो उसमें ही खुश रह पाऊँगी ना। नहीं तो इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है कोई भी। बहुत ही सुंदर, थैंक यू। कि सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि अंदर की रियलिटी है। ये चाहे एक गाड़ी है उस पर डिपेंड नहीं करता, मेरे पास कितना बैंक अकाउंट में पैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो क्या नहीं है आपके पास, इस पर फोकस करती है। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली हम बाहर देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को। और हाउ डू वी रिक्लेम जो रिमोट कंट्रोल हमने दे दिया है और लोगों को, उसको रिक्लेम कैसे करें और अंदर दृष्टि अपनी ले जाए, फिर हमें पता चलेगा एक्चुअली नीड्स क्या हैं। तो स्पॉन्जिंग भी इसी पे टच करता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात कहते हैं स्पॉन्जिंग में कि आपको जो आप एरोगेंस है अपनी, वो छोड़नी पड़ेगी। और कल परसों हम एक कॉल पे थे और बहुत ही सुंदर दोहा कबीर का किसी ने उस पर सुनाया था, मैं वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट उसमें कहते हैं कि जो तैयार है अपना सर कटवाने के लिए और अपना घर जलाने के लिए, वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि ये तो घर है प्रेम का। तो उस तरह से उसका कुछ मीनिंग था। एंड सर कटवाने का उसमें शायद जो मैं समझा था मतलब वो था कि अहंकार जो अपना छोड़ सकता है। तो इससे मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अगर मैं अपनी इनिबिशंस और अहंकार, जो कि कई तरीके का हो सकता है, जो कि एरोगेंस हो सकता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, ये अहंकार हो सकता है, जो कि ये हो सकता है कि अरे मेरे को कोई क्यों देगा, जो अपने आप को गिराने वाला कि अरे मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड इनफ वाला, वो भी अहंकार का हिस्सा, जिसे तामसिक अहंकार कहते हैं। और जो तीसरा अहंकार है कि अरे मुझे पता है सबसे ज़्यादा, सात्विक अहंकार जिसे कहते हैं। तो कबीर उस दोहे में यही कहते हैं कि जो सर कटवाने के लिए तैयार है वो आ जाए, प्रेम का घर उसको मिलेगा। तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना ही, सजन कुमार ने डाला है। आगे सेकंड लाइन क्या है? सजन, जब तक सजन बता रहे हैं, तो उसके बारे में वो कहते हैं। तो स्पॉन्जिंग में क्लॉड इसके बारे में बात करते हैं कि क्या आप अपना अहंकार तोड़ सकते हो और अपने माँ बाप से सच्ची में प्रेम के रिश्ते से मांग सकते हो जो आपको चाहिए।
क्योंकि कहाँ भागते रहोगे, कि कब तक भागोगे? तुम्हारे माँ बाप भी भागे हैं, तुम भी भागोगे, तुम्हारे बच्चे भी भागेंगे। ये साइकिल को तोड़ो। ऐसा नहीं कि तो इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है या ज़रूरतों के लिए इनफ होना ज़रूरी नहीं है। और इसमें मैं प्रिविलेज का क्वेश्चन ज़रूर लाइक एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। हम मिडिल क्लास की ज़्यादा बात कर रहे हैं इस समय, जो कि पार्ट ऑफ जो बिट्रेयल की हमने बात की। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास घर नहीं है या आपको ज़रूरत है पैसे की कमाने की तो आप ना कमाएं। बहुत ज़रूरी है उसमें, पर उसके आगे और भी डायमेंशंस है कि पैसा मीडियम तक रहे तो अच्छा है, अगर वो एंड बन जाएगा तो वहाँ पे चैलेंज आ जाता है। तो स्पॉन्जिंग, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी सेकेंड फिल्म थी, सेकेंड शेयरिंग थी, जिसका नाम था सेक्रेड इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था, अगर वो सेक्रेडनेस उसमें वापस आ जाए, इसके बारे में वो बात करते हैं। और चार्ल्स बहुत ही सुंदर तरीके से सिर्फ इकोनॉमिक्स, किसी ने पूछा था क्या आपकी मम्मी इकोनॉमिस्ट हैं, वो चार्ल्स भी इसी को टच करते हुए कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी, जो वो सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देखते हैं, वो अंडरनीथ उसके जो स्टोरी है उसको देखते हैं। और हमारे कल्चर, जो अभी मॉडर्न कल्चर है जिसका सब हम हिस्सा हैं, वो कहता है कि मैं एक अलग इंसान हूँ और ये एक अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, ये सब हम एकदम अलग हैं, सेपरेटेड हैं फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और हमें पूरी यूनिवर्स की सारी फोर्सेस से लड़ना है। और लड़ते लड़ते फिर कहीं हम अगर सर्वाइव कर पाए, अगर फिट हुए तो सर्वाइव करेंगे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यू हैव टू compete with all the forces in the universe to survive. And this is a flawed story, he calls it, and a lot of actually wisdom traditions in the East and West speaks about that story of separation does not reflect the reality of our interconnectedness, कि मैं किस तरीके से जुड़ा हूँ अपनी मम्मी से, ना सिर्फ फिज़िकल तौर पे बट इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल प्लेन पे जो किस तरह जुड़ा हुआ, मैं किस तरह इस पेड़ से जुड़ा हुआ जो मेरे पीछे है, आम का पेड़ आप देख पा रहे हैं। तो उसको वो रिफ़्लेक्ट नहीं करती है स्टोरी ऑफ सेपरेशन, और आज की अर्थव्यवस्था जो है वो भी इसलिए उसको रिफ़्लेक्ट नहीं करती है। तो चार्ल्स आइसेनस्टीन इस फिल्म में और उस किताब में बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और उसमें से एक हफ़ीज़ का कोट है जो मैं शेयर करूंगा और फिर मैं उससे कंक्लूड करूंगा, और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिए। हफ़ीज़ का कोट कहता है कि इवन आफ्टर ऑल दिस वाइल द सन नेवर आस्क्ड द अर्थ यू ओ मी, लुक व्हाट अ लव लाइक दैट कैन क्रिएट, इट लाइट्स अप द होल स्काई। इसको मैं हिंदी में रूपांतरण करने की कोशिश करूंगा कि अभी तक इतने हज़ारों साल बाद भी सन ने मतलब सूरज ने पृथ्वी से ये नहीं पूछा कि आप मेरे ऋणी हो, आप मेरे को वापस करो जो मैंने आपको इतनी सनलाइट दी है। और इस तरह के प्रेम से देखिए पूरा संसार जगमगा उठता है। हफ़ीज़ जो कि मिस्टिक एक पोएट थे, वो चार्ल्स आइसेनस्टीन इसको यूज़ करते हैं अपनी किताब में और बहुत ही सुंदर तरीके से। तो और वो एक इमेजिनेशन हमारे अंदर डालते हैं कि गिफ्ट इकोनॉमी कैसी रहेगी। मैं मम्मी से यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि मम्मी, ये हमारा बहुत ही कॉमन है, मेरी मम्मी मतलब ज़्यादातर समय शादी के बाद रुद्रपुर में बिताया, पर पिछले 10 सालों से मेरे पापा बैंक में रहे, तो ट्रांसफ़रेबल नौकरी थी उनकी, तो जोधपुर में रहे 3 साल देहरादून में रहे, 2 साल नागपुर में रहे, और ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारे शहर बदले। तो मम्मी उनके साथ गई, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे मेरी मम्मी की लगती थी कि वो जहाँ भी जाती थी वहाँ पे अपनी कम्युनिटी की जड़ें, समाज की जड़ें बसा लेती थी। तो जोधपुर गई तो सब्ज़ी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे अंजीर दी जा रही है उन्हें। तो मैं उससे रिलेटेड सवाल कुछ पूछूंगा, तो कि मम्मी क्यों आपको ऐसा लगता था कि मैं कुछ अच्छा मटर पनीर बना रही हूँ या कोई अच्छी सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं अपने पड़ोसियों को दूँ या अपने आसपास जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं था, उनको दूँ, या सिमिलरली वो आपको क्यों दे? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगता है ना, सामने वाले को खिलाने में अच्छा लगता है। खुद खाने में उतना मज़ा नहीं है जितना सामने वाले को खिलाने में मज़ा है ना, और प्यार भी बढ़ता है इससे। माना हम ऊपर नीचे रह रहे हैं, कोई ऊपर रह रहा है, कोई नीचे रह रहा है, कोई अगल में, कोई बगल में, अगर हम इस बहाने मिलना भी हो जाता है और प्यार भी बढ़ता है ना। तो ऐसा क्यों किया कि मतलब हम, ऐसा तो है नहीं कि ये हमारे मामा चाचा लगते हैं, ये तो बिल्कुल नए लोग थे आपके लिए, तो प्यार तो पहले तो नहीं था ना, बिल्कुल अनजानपन था, मतलब एक दूसरे के लिए अनजाने थे। लेकिन अंदर से भावना आती थी ना, अंदर से ही महसूस होता था, क्योंकि नेचर शुरू से ही ऐसा रहा है सबसे मिलजुल के रहने का। तो ऐसे अपना सर्कल बनता चला गया, जहाँ भी नए शहर में गए प्यार लिया भी सही और प्यार दिया भी सही।
तो और फिर आपको तब कैसा लगता था कि जब चलो आप देते थे, पर जब अंजीर उगरी है किसी के यहाँ और आपके घर आई और वो आपको हर दिन दे रहे हैं, या आप राजस्थान में आप रहे तो आपको राजस्थानी खाना बनाना सिखाया लोगों ने और आपको बुलाया कई बार, तो आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था। हम तो खुद हैरान है कि सब हमें इतना प्यार क्यों करते थे। है ना। हर शहर में सीखा। राहुल उड़ीसा में रहे तो वहाँ के लोग भी, हम कहीं जा रहे हैं जैसे माना सफ़र करने जा रहे हैं तो वो क्या बनाते थे, थेपला और ये सब बना बना के देते थे हमें। हमारा कोई उनसे रिलेशन नहीं था, बस खाली प्यार से ही बात करते थे। और टिकट बुक कराना, गाड़ी, हमारे पास वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, तो वो अंकल जो थे उन्होंने नई गाड़ी खरीदी और शशांक हमारे पास मिलने के लिए आया। हम तो उन्होंने गाड़ी की चाबी हमें पकड़ा दी, बोला कि कहीं घूमने जाना हो तो आप इसको यूज़ करिए। उनसे कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक प्यार था। खाली प्यार से बोले, उन्होंने भी हमें इतना प्यार दिया ना। अपने बहन भाई भी इतना प्यार नहीं करते। और उनको तब ये ज़माना नहीं था ऑनलाइन टिकट कराने का, तो वो मतलब हमें ऐसा कुछ आता भी नहीं था, तो वही लैपटॉप पे ही हमारी बुकिंग कराते थे या किसी के थ्रू कराते थे। तो उनको सब पता होता था कि हमने किस दिन आना है, किस दिन जाना है। तो उनकी गाड़ी बिल्कुल तैयार रहती थी। वो हमें छोड़ने, हम मना करते थे लेकिन वो मानते ही नहीं थे। हमारे घर के नीचे गाड़ी ले आते थे, आपको छोड़ने जाना है, और जिस दिन मैंने आना होता था वो गाड़ी लेके वहाँ पे तैयार खड़े रहते थे कि रिसीव करना है। तो हम बहुत हैरान होते थे ऐसा क्यों। लेकिन अब समझ में आता है ये वाली सारी बातें कि भगवान हर जगह है। भगवान ही हर रूप में हमारी मदद करने आता है, अगर हम अंदर से साफ हैं। किसी के लिए हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, खाली प्यार की भावना है, तो सारी प्रकृति हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। वाह, बहुत सुंदर मम्मी, थैंक यू। और ये बात जो सेक्रेड शब्द लगाया है चार्ल्स आइसेंस्टीन ने इकोनॉमिक्स के आगे, उस सेक्रेड को मैं हिंदी में क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पवित्र हो सकता है, रहस्य नहीं नहीं, पवित्र हो सकता है, बट पवित्र इज़ नॉट द राइट वर्ड। तो सेक्रेडनेस की जो मम्मी ने बोला कि हर कण कण में भगवान देखें, हर इंसान में भगवान देखें, वो उसी में है। और अर्थशास्त्र की जो व्यवस्था है वो आपको भगवान देखने नहीं देती, आपको कहती है नहीं ये तो कस्टमर है, इसको लूटना है, नहीं ये तो सेलर है, इससे डिस्काउंट लो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। बात बताएं। बिल्कुल, एक मिनट। तो वो सेक्रेड इकोनॉमिक्स, कैसे हम इकोनॉमिक्स को री इमेजिन कर सकते हैं। और आप ये मत समझिए कि ये इकोनॉमिस्ट का काम है जो WTO में बैठे हैं और बात कर रहे हैं, या हमारे प्रधानमंत्री का काम है, ये हमारा काम है। और ये जो पावर है इकोनॉमिक्स को री इमेजिन करके उसको क्रिएट करने की, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अभी के, वो नहीं कर पाएंगे, वो क्रिएटिव नहीं है और उनकी पावर बहुत लिमिटेड है। उनकी पावर सिर्फ 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है फियर, कि वो डराते हैं और पनिशमेंट से डराते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इस पे पावर आती है। दूसरा है इनसिक्योरिटी, कि देखो जापान कितना अच्छा है, सिंगापुर कितना अच्छा है, इंडिया को भी वैसा बनना है। अरे देखो पाकिस्तान ने ये किया है, इंडिया नहीं कर पा रहा है। या अभी चाइना से जलन मचाते हैं एक कंट्री के लेवल पे, वरना सिटीज़ के लेवल पे इनसिक्योरिटी बनाते हैं। और दूसरा है इनसिक्योरिटी का प्रोपेगेंडा, कि जो सरकारें या हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो बाज़ार हो या बड़े एडवर्टाइजिंग फर्म्स हो, उस पर खेलते हैं हमसे। और तीसरी पावर जो है वो है बेस्ड ग्रीड पे, लालच पे, और जिसके लिए हमें इंसेंटिव्स से लुभाया जाता है कि अगर आपने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, 2020 में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने आज ही आज कैश में ख़रीद लिया तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और हम बह जाते हैं। तो बस इन 3 चीज़ों पे पावर बेस्ड है, बट रियल पावर तो कहीं और से आती है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा और इस वीडियो पे आप देखिए। पर मम्मी इस पर कुछ कहना चाहती हैं, आप जो कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या क्वेश्चन था? मैं भी भूल गया क्या कहने, मेरा सवाल क्या था, पर कोई बात नहीं, अगला आएगा। कोई क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, हम शायद उनका जवाब तो ना दे पाए, पर उन सवालों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाए। मैं और मम्मी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए, अगले 5 मिनट के लिए और है लगभग हम यहाँ पर। कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, या कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स में डालिए, या कोई रिफ्लेक्शंस हो तो कमेंट्स में डालिए। हमें शुभी ने ज्वाइन किया है, निकिता ने ज्वाइन किया है, सोनम पूनम यादव ने ज्वाइन किया है। थैंक यू साजन, आपने जो कबीर का दोहा डाला। केशेष सदेव ने ज्वाइन किया है। प्रवाह दिल्ली ने ज्वाइन किया है हमें, थैंक यू प्रवाह ज्वाइन करने के लिए। अनीशा हमारे साथ बनी हुई हैं।
अमीज़ हैं साथ में, IMPK ने हैं साथ में, मंजिल मिस्टिक्स ने ज्वाइन किया था, विवेक ने ज्वाइन किया था। हेलो सुशांत। कोई सवाल किसी के हों, कुछ पूछना चाहते हों, कुछ रिफ्लेक्शंस हो तो प्लीज़ हम यहाँ पे हैं आपके साथ। स्पॉन्जिंग ऑफ इज़ बेस्ड ऑन फैमिली मेम्बर्स हु आर इन द रैट रेस, सो इज़ दैट सस्टेनेबल? इतिका, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यस, कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत सुंदर तरीके से क्लॉड ने इसका जवाब अपने आर्टिकल में दिया है। वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो हमारा सारा रैट रेस का काम है वो है एक्यूमुलेशन पे बेस्ड। तो आप बैंक अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना चाहते हो ताकि पैसे से पैसा और बने, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो। बट व्हेन यू इंगेज विद स्पॉन्जिंग यू एक्चुअली इनेबल दैट मनी टू सर्क्यूलेट। तो जो लक्ष्मी बंध के बैठी हुई हैं आप उन्हें लिबरेट करते हैं और उसे एक्चुअली सर्कुलेट करते हैं। और ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल तो आप जानते ही होंगे कि जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतनी ज़्यादा समृद्धि बढ़ेगी। तो जो ब्लैक मनी का जो नॉर्मल नैरेटिव्स है कि ब्लैक मनी स्टॉक्ड अप है, एक्यूमुलेटेड है, तो उसी तरीके से ये स्पॉन्जिंग भी काम करता है। क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं? बिल्कुल सस्टेनेबल है, क्योंकि इससे रिश्ते बन रहे हैं। ये पैसे तो इसका माध्यम है बस, और पैसे को उसकी सही जगह, जो कि माध्यम की जगह है, वो दिखाने का काम है ये। पर जो असली काम है वो है रिश्तों को रिक्लेम करना, सामाजिक व्यवस्था को रिक्लेम करना। और जो वेल्थ है, और इसका एक और पैमाना है कि जो वेल्थ होती है, लक्ष्मी के 8 हाथ होते हैं। हम हर दिवाली पे उनकी पूजा करते हैं और अलग अलग कल्चर्स में धन को पूजा गया है। मतलब उसके 8 हाथ होते हैं, 8 फॉर्म्स होते हैं कैपिटल के, जो कि जैसे मैं 1-2 फॉर्म्स आपके सामने लेता हूँ। कल्चरल कैपिटल एक है, सांस्कृतिक कैपिटल जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जो नॉलेज और थॉट्स का कैपिटल है, और स्पिरिचुअल कैपिटल है जो कि स्पिरिचुअली इंगेज कर पाना, मतलब एक कैपेसिटी है स्पिरिचुअल स्पिरिट से इंगेज कर पाने की। तो बहुत सारे इस तरह के कैपिटल हैं, पर हमारा सारा ध्यान फाइनेंशियल और मटेरियल ने ले लिया है, और ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ इन दोनों कैपिटल को ही वैल्यूएबल मानते हैं। बट आप किसी भी बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन से पूछिए पिछली जनरेशन के, कि सबसे महत्वपूर्ण सोशल कनेक्शंस होते हैं बिजनेस में भी, समाज में तो होते ही हैं, बिजनेस में भी। तो स्पॉन्जिंग ऑफ एक्चुअली पैसे के लिए नहीं है, बस माध्यम बनाने के लिए। स्पॉन्जिंग ऑफ तो रिश्तों को दोबारा जगाने के लिए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन ऑल्दो इतिका। दूसरा सवाल अनीता हमसे पूछती हैं, कैन यू प्लीज शेयर दिस इन स्टोरी, आई मिस्ड स्टार्टिंग। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन अनीता, यू कैन गो बैक एंड लिसन टू दिस अगेन। यस, अनीशा आज की एक स्टोरी शेयर कीजिए कि आप स्पॉन्ज ऑफ करा हो जिसमें आपने, तो काफ़ी करना की प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम क्राउड फंडिंग यूथ अलायंस में करते हैं अपना, मतलब कुछ हम लोग साथ में मिलके जो संस्था चलाते हैं, तो उसमें हमने पिछले 2-3 साल से बहुत फैमिली मेम्बर्स से डोनेट करा पाने को बहुत ही अहमियत दी है। आप अपने दोस्तों को, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को रीच आउट करिए, पर फैमिली मेम्बर से कराइए, ये एक अलग मज़ा है इसमें। और इसमें मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे बहन, मेरे कज़न्स, मेरे, मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो इनको रीच आउट किया, बट हमारी टीम में अनीशा इंक्लूडेड बहुत सारे लोगों ने को रीच आउट करके हमने स्पॉन्ज ऑफ किया है उन्हें। और पहले तो हमें लगा कि शर्म आई, 2-4 ताने सुने कि अरे यार तुम पैसे मांग रहे हो, तुम सैलरी तुम्हें बढ़ नहीं रही है, तुम्हारा प्रमोशन हो नहीं रहा है, ताने भी खाए हैं। पर जब थोड़े सा थिक स्किन हो गए और कहा कि यार पापा हम ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप इसमें जुड़िए, और अपना थोड़ा समय, आधा घंटा बिताया उन्हें समझाने के लिए कि हम क्या काम करते हैं, तो उससे पैसा तो दिया उनको शायद बैठ के बताना हमें मज़ा अलग आया। तो ये एक्सपीरियंस मेरी कज़न के साथ हुआ, जो बैंगलोर में काम कर रही हैं, तो और भी कई लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी। तो वो मेरे ख्याल से पैसा तो बस माध्यम हो जाता है, स्टोरीज़ और समाज जो रिवाइव होता है वो मेन चीज़ हो जाती है। पर मैं अपनी मम्मी से ये सवाल पूछूंगा, मम्मी आपको कैसा लगता है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि यार यूथ अलायंस काम कर रहा है या माइग्रेंट वर्कर का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आप कुछ सहयोग कीजिए, तो आपको कैसा लगता है ये बात सुन के? अच्छा लगता है कि भाई हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा भी उसमें थोड़ा बहुत शेयर होना चाहिए ना। तो आपको ये नहीं लगता कि पहले ही तुमने बच्चे हमारा जॉब ना करके, पैसा ना कमा के समाज सेवा में लगा हुआ है, अपनी फैमिली की नहीं सोच रहा है, समाज की सोच रहा है, और फिर ऊपर से मुझसे पैसे भी मांग रहा है, तो ये इसके बारे में आपको क्या विचार है? कभी ऐसे ख्याल आया ही नहीं कि हमारे से पैसे मांग रहे हैं। अच्छा लगता है जितना बन पड़ता है, और फिर ये भी है ना कि कुछ कमी भी तो नहीं थी भगवान की कृपा से,
तो क्या फ़र्क पड़ता क्यों, कमियां तो थी, हमारे पास फॉर्च्यूनर नहीं थी और हमारा घर देखिए आज भी रिपेयर नहीं हो पाया, कमी तो बहुत रही है हमारे घर नहीं, में। कभी ऐसे लगा ही नहीं ना, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो थोड़ा बहुत हमारा भी शेयर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हम्म। पर इस कमी पे थोड़ा सा और कहिए कि क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अरे कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई मांग रहा है तो हम हमेशा एक नैरेटिव ये रहता है कि अरे नहीं नहीं मैं यहाँ कैसे दूँ, मेरे को अभी अपने घर गाड़ी खरीदनी है उसके लिए पैसे बचाने हैं, या मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी है उसके लिए पैसे बचाने हैं, मैं इसमें क्यों लुटाऊँ अपने पैसे। तो कमी पे थोड़ा सा आप। कमी, अच्छे काम के लिए जा रहा है तो अच्छा लगता है ना। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। अच्छे काम के लिए जा रहा है तो अच्छा लगता है। इस नोट पर अब हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जो भी लोग जुड़े आज हमसे हमारे साथ। इम्पैक्ट फंडिंग समिट हमारे साथ जुड़े हैं। लेपर्ड ने अभी अभी ज्वाइन किया, लेपर्ड नहीं लियो रेगल सॉरी ने ज्वाइन किया। आप जाके फिर से पूरी वीडियो आधे घंटे की है देख सकते हैं। और ये जो दो आर्टिकल, एक आर्टिकल और एक फिल्म जो आज का इस हफ्ते का रिकमेंडेशन था वो प्लीज़ देखिए। और ये शायद कहीं ना कहीं आध्यात्मिक काम भी है, पर सिर्फ ये ऐसा वाला अध्यात्म नहीं है कि अब बस हम अपने में रहें और बस अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए सिर्फ इनर वर्क करें। ये इनर वर्क हम किस तरह आउटर रियलिटीज़ पे अप्लाई करें, वो वाला अध्यात्म है। तो प्लीज़ देखिए, सीक्रेट इकोनॉमिक्स भी वही बात करती है और स्पॉन्जिंग ऑफ भी वही बात करता है। और किस तरह हम रिवाइव और रिक्लेम करें अपने रिश्तों को और सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और सिर्फ बाज़ार या सरकार पे डिपेंडेंट ना रहें। इसके बारे में ये सब हम सब इस यात्रा में जुड़े हैं, और अगर सब जुड़ेंगे तो शायद आने वाले दशकों में कुछ हम देख पाएंगे। और इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। वंडरलस्ट कीर्ति ने अभी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विल सी यू अगेन सम टाइम सून। मम्मी नमस्ते, आदाब, थैंक यू, बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कुछ थॉट्स हों तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, ईमेल लिखिए हमें youthallianceofindia@gmail.com पर। थैंक यू। पहले मम्मी